आप सभी को सादर नमस्कार। वाङ्मय हिंदी पत्रिका का ये प्रयास, जैसा कि आप पिछले 10 दिनों के सेक्टर में देख रहे होंगे, कल भी और आज एक प्रयास गिरिजा भारती जी, जो हमारी बरेली की ही प्रख्यात महिला साहित्यकार हैं, इनका अस्तित्व उपन्यास अभी 2018 में विकास प्रकाशन कानपुर से प्रकाशित हुआ है। उसके संबंध में आज हम कुछ एक चर्चा परिचर्चा का ये छोटा सा सत्र आपके सम्मुख रख रहे हैं। आशा है कि मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही होगी। एक छोटा सा रिप्लाई हो जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि ठीक है। अकरम हुसैन जी कह रहे हैं स्वागत है सर, शुक्रिया सर। तो बहुत सारी बातें हैं कहने सुनने के लिए, लेकिन चूँकि समय की गति अपनी तेज़ी से बढ़ेगी आगे, मैं सीधी पॉइंट की बात पे आऊँगा। थोड़ा सा उपन्यास को लेते हुए बात करता हूँ कि किसी का एक बहुत अच्छा शेर मुझे ये ऐसे मौके पर याद आता है कि ख्वाबों के टूट जाने का डर दे गया मुझे, ख्वाबों के टूट जाने का डर दे गया मुझे, एक शख्स जागने का हुनर दे गया मुझे, एक शख्स जागने का हुनर दे गया मुझे। बात आती है थर्ड जेंडर पर, जिसे हम किन्नर भी कहते हैं। अभी कल आपने मंगलमुखी या और नामों से भी उनको हम जाने होंगे, लेकिन थर्ड जेंडर इस समय एक उपयुक्त नाम समझ आता भी है हमें। ये जो अस्तित्व उपन्यास है, 96 पृष्ठीय उपन्यास, ये एक किन्नर की जीवन कथा पर आधारित है। सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार है, जैसे आमतौर पर उपन्यासों में दिखाया जाता है। सुधा जी और वर्मा जी दोनों दंपति हैं। 4 वर्ष बाद एक कन्या संतान उनके यहाँ आती है। बहुत मन्नतों के बाद, बहुत दुआओं के बाद बड़ी खुशी होती है, जाहिर सी बात है, पहली संतान हो और इतने समय बाद आई हो। नाम उसका रखते हैं प्रीत। बहुत अच्छे से दिन गुजर रहे हैं, लेकिन 2-4 दिन में ही ऐसा महसूस होता है कि ये जो लड़की है ये किन्नर के रूप में जन्म लिया है इसने। अब सुधा जी ये बात वर्मा जी को, अपने पति को बताती हैं। दोनों थोड़ा घबरा भी जाते हैं। अचानक से एक अगर ऐसा हमारे सामने मंजर आ जाए तो समस्या है अपनी सास से ये वाली बात छुपाने की। सास तेज है सुधा की, यानी वर्मा जी की माता जी तेज हैं। प्रीत की दादी बहुत तेज हैं। पूरे उपन्यास में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से अंतिम समय तक सास को पता नहीं चलता, सास की सांस जाने तक भी पता नहीं चलता कि ये प्रीत एक किन्नर के रूप में हमारे घर में रह रही है। इसी तरीके से जो सुधा की माँ है, यानी कि प्रीत किन्नर की जो नानी है, उन्हें सुधा सारी बात विस्तार से बताती हैं और कहती भी हैं कि माँ, तुम ये बात किसी को मत बताना। माँ बेटी का संवाद है। और बड़ी एक अच्छी बात यहाँ मैं बीच बीच में कथन लूँगा तो गिरिजा जी ने बात रखी है कि मेरे पति मेरे साथ हैं माँ, मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। यानी देखिए, अभी तक हमने ये देखा होगा या जो पिछले उपन्यासों में हम देखते आए होंगे कि किन्नर बच्चे या बच्ची ने जन्म लिया, उसको अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर ही अंदर हम लोगों ने कहीं दूर अपने से कर दिया। लेकिन यहाँ माँ बाप दोनों उस बच्चे की रक्षा करने को तैयार हैं। और इसी क्रम में सुधा जी, उस किन्नर बच्ची की माँ, प्रीत की माँ, अपने पति से बार बार आग्रह करती हैं, जिद करती हैं कि आप यहाँ से, बरेली और बदायूं की कहानी है, छोटे शहर हैं, और यहाँ से दिल्ली ट्रांसफ़र करवा लो। कम से कम हमें वहाँ कोई जानेगा तो नहीं, फ्लैट कल्चर है वहाँ, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग अलग रह जाएंगे। तो वर्मा जी भी एक बहुत बड़ा ये काम करते हैं, अपना ट्रांसफ़र दिल्ली करा लेते हैं। सुधा की सास बहुत नाराज़ होती हैं इस बात पर, और मैंने बताया ना, जैसे अंत तक उन्हें पता नहीं चलता। दोनों की कोशिश रहती है कि हम प्रीत को अपने बच्चे की तरह ही पालेंगे। बच्चा तो उनका वो है ही है, बिल्कुल सामान्य बच्चे की तरह पालेंगे। इसी क्रम में 2 बच्चे उनके, पहले रीत दूसरी लड़की होती है, फिर एक शुभम लड़का पैदा होता है। दोनों सामान्य बालक हैं, लेकिन गिरिजा जी ने कई बार ये दिखाया है कि प्रीत को पूरा पूरा प्यार वो देती हैं और बच्चों को भी दोनों को देती हैं, लेकिन सास अक्सर उन्हें ये बात टॉन्ट करती हैं कि हाँ हाँ, ये तो सुधा तो प्रीत की ही माँ है, तुम दोनों बच्चों की माँ थोड़ी है। यानी कि सुधा का संघर्ष आप देखिए। मैं इसे प्रीत नाम के किन्नर रूप बच्ची का संघर्ष तो कहूँगा ही कहूँगा, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से अगर मैं संवाद में लाऊं तो ये माता पिता के संघर्ष की कहानी ज़्यादा है। अस्तित्व में सुधा जी के संघर्ष की कहानी ज़्यादा है।
बीच में एक जगह और भी दिखाया है कि डॉक्टर पर चेकअप कराने जाते हैं प्रीत का, छोटी बच्ची है, हर बीमारी लगी रहती है, तो डॉक्टर को भी मालूम है ये किन्नर है, तो वो डॉक्टर से कहती हैं डॉक्टर आप भी ये बात किसी को मत बताना। सुधा रिक्वेस्ट करती हैं डॉक्टर से, तो डॉक्टर भी उनको ये बात प्रशंसात्मक रूप में कहती हैं कि सुधा जी, अगर सारे माता पिता ऐसे सोचने लगें अपने बच्चे के बारे में, वो कोई किन्नर और इनका सामान्य बच्चों का भेदभाव न करें, सबको अपना ही बच्चा मान लें, तो ये दुनिया ही बदल जाए। तो ये किन्नर के जो हम इतना व्यथाएं देख रहे हैं ये सब दूर हो जाए। यानी कि यहाँ डॉक्टर भी, पति भी, सुधा की अपनी माँ भी, सभी लोग एक सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं। और जो दोनों भाई बहन हैं प्रीत के, रीत छोटी है और शुभम और छोटा है, उनका भी सामान्य व्यवहार है अपनी बड़ी बहन। हालांकि बीच बीच में प्रश्न आए हैं कि प्रीत दीदी ऐसी क्यों लगती हैं, या आवाज़ इनकी ऐसी क्यों है, या थोड़ा मतलब कुछ प्रश्नावलियाँ करी हैं, लेकिन सामान्य बातों में उसको ख़त्म कर दिया गया है। कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लाए हैं कि उसमें प्रीत अपने किन्नर होने पर दुख मनाए। लेकिन बीच बीच में प्रीत को ये दिखाया गया है कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से ज़रूर सोचती है। इसकी अभी जिक्र हम आगे करेंगे। इसी क्रम में मैं उपन्यास की कहानी आगे बढ़ाते हुए अंत पर ला रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि विमर्श इसके बाद में मैं लूँगा थोड़ा सा। प्रीत का विवाह करते हैं, इससे पहले रीत का शादी हो जाती है। तब भी हमारा रूढ़िवादी समाज है, सभी जगह होता है कि हाय हाय, छोटी बहन की शादी पहले और बड़ी बहन की शादी बाद में। सास यहाँ पे फिर अड़ंगा लगाती हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे होता है कि रीत की शादी होती है, उसके बाद छोटे भाई शुभम की भी शादी हो जाती है। उसकी पत्नी रंजना MBBS डॉक्टर है। चूँकि वो डॉक्टर है तो बहुत कुछ बात जानती पहचानती भी है, एनाटॉमी के बारे में, शरीर रचना विज्ञान के बारे में। पहले उसका किरदार थोड़ा सा हमें नकारात्मक रूप में दिखा है, यानी वो स्वीकार नहीं कर पाती अरे कि इस सामान्य घर में किन्नर लड़की कैसे रह सकती है, यानी मेरी बड़ी जो ननद हैं वो इस तरीके से इस घर में कैसे रुक सकती हैं। फिर बीच में थोड़ा सा पैसों का दिखाया है, मन मुटाव, सामान्य घरों की बात है, जानते ही हैं। लेकिन अंत में हम देखते हैं कि शुभम और रंजना, शुभम तो पक्ष में है ही दीदी के, रंजना भी धीरे धीरे प्रीत से उसके पक्ष में आ जाती है कि हाँ नहीं दीदी, आपका संघर्ष वास्तव में बड़ी बात है और हम डॉक्टरों को भी इस चीज़ में आगे आना चाहिए। उपन्यास के अंतिम पृष्ठों में दिखाया गया है जो इस उपन्यास की मुझे USP लगी थी, सबसे महत्वपूर्ण बात लगी कि धीरे धीरे सुधा का भी उम्र ढल रही है, वर्मा जी भी रिटायर हो चुके हैं, सास और माँ का निधन हो चुका है, समय ढल चुका है। तो अब सुधा जी रिक्वेस्ट करती हैं प्रीत से, प्रीत जी आप भी एक शादी अपनी मना लीजिए, लेकिन प्रीत शादी करे तो कैसे करे, कहाँ से उसे कोई लड़का मिले या लड़की मिले। फिर ये दिखाया है कि कई जगह उसे उन्होंने ढूंढा है, इसको बहुत मुश्किल से इंटरनेट पे सर्च करके एक किन्नर लड़का ही मिलता है, यानी प्रीत भी किन्नर है महिला रूप में, एक पुरुष के रूप में उन्हें किन्नर मिलता है। लड़के का नाम है अमन। तो प्रीत और अमन दोनों की शादी हो जाती है, अपना परिवार खुश है। और एक कदम आगे गिरजा जी जाती हैं, हो सकता है इनकी शादी तक ही समाप्त कर सकती थी, या प्रीत की शादी तक भी ना करते, उपन्यास का सुखांत या दुखांत कैसे भी कर सकते थे। लेकिन और इन्होंने बात जोड़ी कि ये दोनों अनाथालय जाते हैं, यानी प्रीत और अमन, यानी दोनों किन्नर दंपति अनाथालय जाते हैं और वहाँ से एक संतान को गोद लेना चाहते हैं। यहाँ भी प्रायोरिटी देखिए, संतान गोद लेनी है तो बच्ची लेनी है। इनका मन रहे कि हम एक बच्ची को गोद लेंगे। सामान्य बच्ची बहुत अनुनय विनय के बाद वहाँ अनाथालय में और प्रबंधकों से बात करने के बाद इन्हें मिल जाती है। कहानी का सुखांत हो जाता है। पूरा कथानक यहाँ पर एक हमें ये महसूस करा जाता है कि जीवन में कोई अकेला नहीं है, अगर साथ देने वाला हमारे साथ हो, कोई अगर हमारे दो कदम साथ चलने वाला हो। कहते हैं कि जिंदगी गर न तेरे गम होते, जिंदगी गर न तेरे गम होते, कितने खामोश ये कलम होते, कितने खामोश ये कलम होते। तो ये गम ही है, व्यथाएं ही हैं, व्यग्रताएं ही हैं जो आप जैसे लेखकों को कुछ आगे बढ़ने का मौका देती हैं और कुछ हम जैसे पाठकों को लिखने पढ़ने का आगे पहचान बनाती हैं। तो ये बीच बीच में ये दिखाया है, एक तो यहाँ किन्नर विमर्श की ऐसी कोई बात नहीं दिखाई है पूरे उपन्यास में कि जो लड़की प्रीत है वो कहीं नाचने गाने का काम करती हो या किन्नरों के टोले पर चली जाती हो या कुछ उसका झुकाव उस तरफ हो। एक सामान्य लड़की बन के रही है पूरे उपन्यास में। एक बात ये, दूसरा का है कि सुधा जो है प्रीत की माँ, उस किन्नर बच्ची की माँ, उसका संघर्ष, उसके अंतर्द्वंद, उसकी मानसिकता ज़्यादा उतर के आई है। हम एक बार में कहें कि अगर हम प्रीत का संघर्ष देखना चाहें
तो अगर हमें वो 10% में मिल रहा है तो सुधा का संघर्ष पूरे उपन्यास में छाया हुआ है। और सुधा ही लड़ती है, सुधा ही सबसे बहस करती है। घर में जब बच्ची होती है प्रीत, 2 महीने की भी नहीं है, बहुत छोटी है, घर में किन्नर आते हैं। एक मोटा सा किन्नर जबरदस्ती कमरे में घुसता है कि हम प्रीत की बलैया लेंगे। लड़ जाती है, बिल्कुल मुझे कुछ भी तुम्हारे चावल और बलैया और ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि उसे डर है ये किन्नर है मेरी बच्ची को लेना जाए। समाज में डर रहता है सभी को, तो इस वजह से वो उसको अंदर भी नहीं आने देती है। यानी वहाँ से लेके उसकी शादी होने तक अमन से, और उनके बच्चा गोद लेने तक पूरी उसकी संघर्ष गाथा सुधा की दिखाई गई है। तो एक माँ की संघर्ष गाथा है ये। अस्तित्व प्रीत के लिए भी मायने रखता है, अस्तित्व माँ सुधा के लिए भी मायने रखता है, अस्तित्व उस किन्नर पति अमन के लिए भी आज मायने रख रहा है कि उसको भी अस्तित्व मिला, उसे एक पत्नी मिली और अपने ही कहना चाहिए शारीरिक संरचना की पत्नी मिली, एनाटॉमी की पत्नी मिली, तो उनका जीवन एक तरीके से खुशहाल बीतता है। तो अस्तित्व का यहाँ कई अर्थों में व्यंजनाएं। उपन्यास की सबसे बड़ी होशियारी यही होती है कि हाँ, उसका शीर्षक ऐसा एप्ट हो, ऐसा अपने आप में कहना चाहिए मौजूद शीर्षक हो, वो कई बातों पे निर्भर जोड़ता चले अपने आप को। इस मामले में मैंने देखा अस्तित्व बिल्कुल निभाता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बात को लेकर कि बीच बीच में बड़े अच्छे अच्छे कथन आए हैं। जब गिरिजा जी ने दिखाया है, उसकी माँ सुधा प्रीत की जिद करती है कि दिल्ली ट्रांसफ़र करा लीजिए, मैं आज ही अपना तबादला करवाने का आवेदन कर रहा हूँ। फिर बीच में उनको दिखाया है कि बार बार ऑफिस में अपना वो एप्लीकेशन देते हैं 2-3 बार, यानी कि केवल कहने के लिए ही दिल नहीं रखा। वर्मा जी भी अपने पूरे अंतःकरण से साथ हैं अपनी पत्नी के कि हाँ, हमारी ये संतान है, लड़का लड़की किन्नर का कोई भेदभाव ही नहीं है, बस हमारी ये संतान है। डॉक्टर का भी बीच में यही डायलॉग जो अभी मैंने कहा, बहुत अच्छा एक कथन है कि मुझे तो खुशी है कि तुम अपनी बेटी को खुद पाल पोस रही हो। अगर तुम्हारी तरह सब माँ बाप सोच लें तो ये समाज ही बदल जाए। इस समाज को बदलने का प्रयास ही गिरिजा जी ने अपनी उपन्यास में दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि मनोविश्लेषण हर लेखक करता है। अब चूंकि प्रीत किन्नर है तो ये भी हो सकता था वो किसी डेरे पे जाती, वहाँ के लोगों को देखती हंसते गाते, या उनके दुख सुख देखती। मैं दुख सुख दोनों नाम ले रहा हूँ, डेरों पे सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ नहीं दिखाया। लेखिका ने दिखाया है कि प्रीत मंदिर जाके बैठती है, मंदिर के बाहर आंगन में बैठी है, तो पुजारी जी गरीब बच्चों को भगा देते हैं कि रोज़ प्रसाद मांगने चले आते हो, चलो भागो यहाँ से, अब क्या है तो टांगे तोड़ दूंगा। तो यहाँ प्रीत का एक व्यथा दिखाई है कि समाज में नियम कोई नहीं बनाता। चलिए, मैं तो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से अपंग हूँ, मजबूर हूँ, मैं किन्नर हूँ, लेकिन ये बच्चे तो ठीक ठाक हैं, ये तो बच्चे बेचारे हंसते गाते खेलने आए हैं, इनके साथ क्या समस्या है जो इन्हें इस तरह दुत्कारा जा रहा है, इन्हें इतनी गरीबी झेलनी पड़ रही है। तो यहाँ बहुत अच्छा एक अंतर्द्वंद का संवाद आया है। मतलब प्रीत अपने मन में सोच रही है समाज में कोई नियम नहीं है, समाज खुद नियम बनाता है, कमज़ोर को समाज की बलि वेदी पर चढ़ा देता है। ये बात प्रीत अपने लिए भी लगा रही है, ये बात प्रीत उन गरीब बच्चों के लिए भी लगा रही है। आगे बढ़ते हैं। हर उपन्यासकार थोड़ा सा अध्ययन करता ही है, तो बीच में थोड़ा ये दिखाया है कि तमिलनाडु का गांव कुमागम है और उनके वहाँ इरावन देवता से शादी होती है। बीच में थोड़ा एक गद्यांश में इन बातों को भी लिया है उन्होंने। हाँ, तो फिर किन्नर बीबी माँ नहीं बन सकती, लेकिन माँ नहीं बन सकती ना, कोई बात नहीं, किसी की बेटी तो बन सकती है, किसी की बहन तो बन सकती है, किसी की बुआ तो बन सकती है। ऐसी अगर किन्नर पुरुष है, किसी का पिता नहीं बन सकता, पति नहीं बन सकता। यहाँ पति भी बन गया है, नोट कीजिएगा। चलिए मान लिया पिता पति नहीं बन सकता, लेकिन किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का चाचा ताऊ तो बन सकता है। क्या एक कमी होने से समाज के रिश्ते नाते मर जाते हैं? समाज में एक व्यक्ति अच्छा खासा है, ईश्वर ना करे किसी दुर्घटना में कोई अपंग हो जाता है, या मानसिक रूप से भी कई बार हम देखते हैं खराब हो जाता है उसका मस्तिष्क का सब सिस्टम, तब क्या हम उसे छोड़ देते हैं कहीं? है तो हमारा ही हिस्सा जीवन का। तो जो हमारी ही अपनी संतान है, वो माता पिता इस तरीके से उसको कैसे छोड़ सकते हैं? तो अस्तित्व में इस बात को बार बार मैं उभार रहा हूँ कि मुझे ये उपन्यास अन्य उपन्यासों से इसलिए अच्छा लगता है। और फिरोज जी ने जब मुझे इस पर बोलने के लिए कहा था,
तो बहुत सारे उपन्यासों पे लिखा है, पढ़ा है, सभी लोग लिखते पढ़ते रहे हैं, लेकिन मुझे खुद अच्छा लगा कि हाँ चलिए मुझे अस्तित्व पे बोलने का मौका मिला। नाचने गाने के काम से पूरी तरह दूर दिखाया है, कहीं भी झलक ही नहीं है कि कहीं इस तरीके का उसके मन में भावना भी आई हो प्रीत की, मतलब लेखक ने उधर ध्यान ही नहीं दिया है। इसे हम निगेटिव पॉइंट भी मान सकते हैं एक बार को उपन्यास का कि किन्नर है, अरे उसके मन में भाव उठे, लेकिन नहीं, थोड़ा सा कभी कभी हमें साहित्यिक विश्लेषण की जगह या साहित्य लेखन की जगह समाज शास्त्रीय पक्ष भी देखना पड़ता है किसी चीज़ का। और मैं ये मानता हूँ कि ऐसे विमर्श में काम करने वाले, चाहे स्त्री विमर्श हो चाहे दलित विमर्श हो, ये केवल साहित्य की वजह से आगे नहीं बढ़े हैं, ये अपने समाज शास्त्रीय विश्लेषण की वजह से भी आगे बढ़े हैं। इसमें लेखक का, पाठक का और समीक्षक का भी समाज शास्त्रीय होना बहुत जरूरी है कि समाज क्या है, किस तरीके से है। और अच्छा, फिरोज जी ने विकास प्रकाशन का एक क्वेश्चन आया है कि वैज्ञानिक पक्ष पर क्या कहना है, मैं इसको आगे लूँगा, अभी थोड़ी सी मेरी बात रह गई है। यथार्थ की झलक यहाँ दिखाई है कि वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल जीवन रह रही है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा यहाँ कि किन्नर जो लोग होते हैं सिकंदर नहीं है जो सारी दुनिया को लूटना चाहते हों या फतेह करना चाहते हों। ये तो वो कबीर हैं जो सारी कायनात लुटाने में माहिर हैं, सारी कायनात लुटा देना चाहते हैं। थोड़ा प्यार का बोल तो इनसे बोलिए, सिकंदर की तरह लूटना नहीं चाहते बल्कि कबीर की तरह ही लुटाना चाहते हैं, अपना प्यार, अपने भाव, अपनी सोच। लेकिन हम लोग एक अपने दायरे में बंधे हैं आज भी। हालांकि मैं पिछले 10 वर्षों से देख रहा हूँ कितना काम अब हुआ है इस पर, दायरे में से हम लोग बाहर भी निकल रहे हैं। क्योंकि पीछे भी 10 दिन हमारे, आपने देखा होगा, लाइव बहुत अच्छे अच्छे वक्ता गण आए और वो वीडियोस बहुत शेयर भी किए गए, बहुत लोगों ने आगे उसको यूट्यूब पे भी देखा। तो ये बात कहीं ना कहीं जा रही है कि हाँ कोई विमर्श है और हमें इनको आगे भी बढ़ाना है, केवल मुंह मोड़ने से काम यहाँ पर नहीं चलेगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। किसी की पंक्ति है ये 4, मैं इसको जरूर जोड़ना चाहूँगा यहाँ कि सिर्फ एक शोर मत समझ लेना, तुम कुछ और मत समझ लेना, सिर्फ एक शोर मत समझ लेना, तुम कुछ और मत समझ लेना, चूड़ियाँ हैं कलाई में लेकिन, चूड़ियाँ हैं कलाई में लेकिन, मुझको कमज़ोर मत समझ लेना, मुझको कमज़ोर मत समझ लेना। मेरे अंदर भी भाव हैं, मेरे अंदर भी उतनी बुद्धि है, मेरे अंदर भी उतनी शक्ति है, लेकिन तुम मुझे वो राह तो दो, मुझे वो रास्ता तो दिखाओ, मुझे समाज में आगे बढ़ाने का मौका तो दो। और अभी हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं नाम नहीं रिपीट करना चाहूँगा बार बार। मानवी जी हैं और अन्य लोग हैं, कोई मेयर बना, कोई प्रोफेसर बना, कोई अलग अलग क्षेत्रों में और बहुत सारे क्षेत्रों में, केवल ये भी नहीं कि अध्यापन में ही आए हों, और हर क्षेत्रों में आए हैं। तो ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि बढ़ाया भी जा रहा है हम लोगों के द्वारा। ठीक है, उपन्यास में वैज्ञानिक पक्ष पर क्या कहना चाहूँगा। अब यहाँ बात यह है कि अस्तित्व में जो वैज्ञानिक पक्ष लिया है, गिरजा जी बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक विवेचन में तो नहीं गई हैं किन्नरों के, क्योंकि उन्होंने एक कहानी ली है सीधे सीधे। लेकिन जो आमतौर पर वैज्ञानिक पक्ष आए हैं, मैंने इससे पहले एक बोला कि समाज शास्त्रीय पक्ष, एक होता है साहित्यिक पक्ष, वो हम लेकर चल ही रहे हैं कि कहानी करना, उसमें चरित्र रखना, चित्रांकन, देश काल वातावरण की अनविति होती है, सारी कथान्वितियाँ होती हैं, सब लोग जानते हैं। उसके बाद एक होता है उसका समाज शास्त्रीय पक्ष। लेकिन वैज्ञानिक विवेचन में एक ये समस्या जरूर मुझे महसूस होती है, कुछ उपन्यासों में मैंने देखा भी है, बहुत कम डिस्क्रिप्शन उसका मिला, उतने विस्तार में लेखक जा नहीं पाए। इसके लिए आगे आने की जरूरत है हमारा जो डॉक्टर लॉबी है, क्योंकि वो शरीर रचना विज्ञान को अच्छे से जानते हैं, वो इन सब बातों को अच्छे से जानते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि उस क्षेत्र के भी लेखक आएँ जो डॉक्टर लॉबी है, और कुछ ऐसा इनके ऊपर ऐसी जो अच्छी रिपोर्ट्स हैं या ऐसे हार्मोनल फंक्शंस क्यों क्रिएट होते हैं, आज भी हम लोग समाज में इन्हें देखें आता जाता तो उन्हें हंसी मनाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते कि ये साइंस इसके पीछे कौन सा काम कर रहा है। ना सोचते हैं, ना हम सोचना चाहते हैं, ना हमें इसकी तरफ ध्यान भी जाता है। तो वैज्ञानिक पक्षों को उभारने की ज़रूरत है कम से कम इन चीज़ों पे। हाँ, लवलेश दत्त जी कह रहे हैं महामंडलेश्वर तक बन गए। ठीक है, मैंने कहा कि समाज के बहुत पक्षों तक जा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे धर्म का बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा कि महामंडलेश्वर बन गए। मुझे उनका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैंने उनका पेपर्स में या वैसे उनको पढ़ता रहा हूँ लगातार। तो देखिए हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाया। अभी पीछे ही किसी ने जो 10 दिन की सीरीज चली थी कहा था कि मंदिरों में ये बड़ी समस्या होती है कि धनराशि का गड़बड़ा जाना या इस तरीके का काम। जो किन्नर जाती है, मैंने क्या कहा, उन्हें सिकंदर बनना ही नहीं है, वो तो कबीर की तरह सब कुछ लुटाए चले जा रहे हैं। उन्हें इन कामों में रखा जा सकता है, प्रसाद वितरण में या धनराशि के रख रखाव में, कैश डिपार्टमेंट में या ये सब। लेकिन ऐसे इलाके तो नहीं रख देना है ना, इस काबिल बनाना पड़ेगा थोड़ा सा।
और मुझे लगता है कि इनकी छठी हिस्स बहुत तेज होती होगी, यानी जो हमारी एक अलग ज्ञान इंद्रिय होती है, वो एक्स फैक्टर ईश्वर किसी को कम देता है तो उसके बदले बहुत कुछ ज़्यादा भी दे देता है। हमारे सूरदास जी हैं, हमारे अलीगढ़ के ही रविंद्र जैन जी रहे, हाथरस, बहुत कोई ऐसे लोग रहे हैं, इसके अलावा बहुत नाम है। आंखें नहीं दी तो लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ दे दिया। तो अगर इनको भी कोई कमी दी है तो दिया भी है। आप देखिएगा, संगीत का ज्ञान भले ही बड़े लोक शैली में हो, इनका कच्चा संगीत का ज्ञान हो, लेकिन फिर भी अपना कुछ ना कुछ ये ठुमरी गायन और सब करते रहते हैं। कोई ऐसा क्लासिकल सिंगिंग नहीं होती होगी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें किन्नरी सिखाते होंगे, यानी डेरा दर डेरा सिखाते होंगे इनको। मैं पीढ़ी शब्द बोलूँ बल्कि अच्छा है डेरा दर डेरा, यानी सीख तो रहे हैं ना। इतनी सारी ये लोग बातें करते हैं, कई बार जिद पे उतर आते हैं पैसा लूटने करने के लिए। ये सब लटके झटके जिसे मैं कहूँगा, कहाँ से आते हैं? आते तो इसी तरीके से है ना, यानी अकल तो है इनके अंदर, बुद्धि तत्व तो है, वो शैली तत्व तो है, वो भाव तत्व तो है, और कल्पना तत्व भी बहुत तेज होता है इनका। जैसे उपन्यासों में दिखाया है कि अलग अलग लेखक जब इनसे बात करने गए हैं तो बड़ी बड़ी अच्छी बातें भी बताई हैं। यानी जब ये सब बातें आई हैं सामने तो सारे तत्व इनके अंदर हैं, कहना चाहिए उनका कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। जैसे एक आजकल इंटरनेट वगैरह पे चलता है सिंक्रोनाइजेशन, वर्ड बहुत अच्छा है, इसका हिंदी में मुझे नहीं अर्थ मालूम है, किसी को पता हो जरूर लिखें, ज्ञान बढ़ेगा हमारा भी। सिंक्रोनाइजेशन हम नहीं कर पाए हैं, हम अपनी समाज का इनके समाज से सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर पाए हैं, अपने साहित्य का या अपनी कला का, अपनी संस्कृति का इनके साथ नहीं कर पाए हैं। तो ज़रूरत है इनके आगे हाथ बढ़ाने की, इनके आगे थोड़ा सा बढ़ने की। अस्तित्व यद्यपि नाटकीय है, उसका सकारात्मक पक्ष ही इसका उज्जवल पक्ष है। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं मानता हूँ यही इसका सकारात्मक पक्ष है जो इसको पढ़ने की भी प्रेरित करता है। और मैं देखा इसके बाद कुछ उपन्यास ऐसे आए थे जहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड मिला, यानी कि ट्रेजिडी नाटक वो नहीं रहा, वो एक तरीके से सुखांत बना। इस नया उपन्यास में किन्नर केंद्रीय उपन्यास से कैसे अलग है? राजमोहन राज जी ने पूछा है ये प्रश्न थोड़ी देर पहले, तो मैं इसी विषय पे बात करता आया हूँ कि ना इसमें किन्नर होते हुए भी उसकी डेरेबाजी है, सौदेबाजी है, ना उसका ऐसा कोई संघर्ष उसमें दिखाया गया है। ये इसके नेगेटिव पक्ष भी एक बार को हो सकते हैं कि हाँ चरित्र में ये भी बातें उभार के लाना चाहिए था, लेकिन नहीं, यही पॉजिटिव पक्ष है। और मैंने कहा इसमें माता पिता को ज़्यादा दिखाया गया है, तो अस्तित्व का पक्ष यही ज़्यादा अच्छा है कि पेरेंट्स जो हैं वो मोस्ट पावरफुल हैं इसमें, और पूरे तरीके से मेहनत करते हैं अपनी बेटी को पढ़ाने में लिखाने में। आगे वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करती है, अपनी सहेली की शादी में भी जाती है। ये भी दिखाया है कि उसकी सहेली की शादी हो रही है, उसके होने वाले ससुर जी कुछ दहेज का रुपया मांगते हैं, वो अपनी पगड़ी उसके पाँव में रख देते हैं। तो वहीं प्रीत गुस्सा खाती है कि मेरे मतलब अंकल जी इन दहेज लोभियों के सामने ऐसे मत झुकिए। तो वो होने वाले ससुर भी कहते हैं कि अब किन्नर भी हमें राय देने लगे, किन्नर तो बाद में नाचने आते थे, ये शादी के पहले कैसे चले आए। मतलब ये भी दिखाया है, लेकिन कहीं भी उसकी नेगेटिव नहीं जाता है प्रीत के अंदर। घर आती है सुधा, फिर इसे पावर देती है, फिर उसे समझाती है कि बेटा तुम्हें आगे बढ़ना है, ये बातें तो दुनिया में चलती रहेंगी। शिक्षित किन्नरों को रोजगार देने के मामले में आपका क्या विचार है, बीना जी ने पूछा है। देखिए ये सामूहिक पक्ष की बात है, मैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता यहाँ बैठ के आधे घंटे में, लेकिन ये बात है, मैं फिर रिपीट करूँ, इतने लंबे समय से करीब 19 उपन्यास 20 उपन्यास हो चुके, इससे भी अधिक समीक्षात्मक पुस्तकें हो चुकी, इससे भी अधिक मैं समझता हूँ अब तो वीडियो लाइव और ये सब बन चुके, उससे भी अधिक ये बातें शेयर हो चुकी। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन तो आ रहा है, लेकिन मैं एक समस्या यहाँ मानता हूँ ना, चलिए मेरा ही मन करे मैं अपने किन्नर को कहीं अपने ऑफिस में स्कूल में जॉब दे दूँ, एक 2-4-5 हज़ार रुपये में, लेकिन वो बेचारा ठहरा अभी अंगूठा छाप, कैसे काम करेगा? यानी हम पहले उनको इस काबिल बनाएं। कोई भी नौकरी है वो टेक्निक मांगती है, और अच्छा इन जैसे लोगों से अगर कहीं गलती हुई तो सबसे पहले हंसी के पात्र ये बनेंगे, है ना। तो हम थोड़ा सा उनको इस काबिल तो बना दें। अच्छा काबिल कौन बनाएगा? हमारा जैसा समाज ही बनाएगा। जैसे हम और बच्चों पर ध्यान देते हैं, इन बच्चों पर भी ध्यान दें। अभी एक पीछे वो हरभजन सिंह का उपन्यास आया ए जिंदगी तुझे सलाम, उसमें दिखाया है कि ऐसा कॉन्वेंट वो स्कूल है जहाँ एडमिशन नहीं मिलता, मतलब बच्चा अगर 2 नंबर भी कम लाए टीसी पकड़ा देते हैं, बाहर चले जाओ बेटा, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पढ़ने की। वहाँ वो किन्नर लड़की पढ़ रही है, उसका नाम मतलब बच्ची है वो, ये भी उन्होंने दिखाया है। यानी उस बच्ची को आगे बढ़ाया, वो IAS तक बनी है। हम ये नहीं कहते हमें IAS तक ले जाना है उसको। सामान्य नौकरियों के लिए भी मैंने कहा ना, इनमें भाव तत्व सब कुछ है, शैली तत्व है, कल्पना तत्व है, बुद्धि तत्व है। हालांकि सब साहित्य के विषय हैं, लेकिन इनके अंदर भी ये सब चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा बाहर निकालने में हम आप ही काम कर सकते हैं इसमें।
शायद कि सबसे इसमें किस्सा गोई है। जी हाँ, किस्सा गोई तो है ही है। और किस्सा गोई सर हर समाज, हर साहित्य में होती है। किस्सा गोई नहीं होगी तो हम पढ़ेंगे ही क्यों? वो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट बन जाएगी। कितने लोगों को ध्यान होगा कि वो 14 अप्रैल 2000, आज से कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि अब इनको ये नहीं कहना है, इनको इस तरीके से कहना है, इनको थर्ड जेंडर बोलना है। आई गई न्यूज़ होगी, लोग पढ़ के भूल गए होंगे। लेकिन जब यही न्यूज़, ये ऐसे ही समाचार उन उपन्यासों में आते हैं, या इसी एक टैग लाइन पर हम पूरा उपन्यास तैयार करते हैं, तो ही हमारे समझ आता है कि फिर वही बात, बहुत पुरानी पंक्ति है कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का सहचर भी तो है, साथ साथ भी तो चलता है ना। तो इसलिए इस समय किस्सा गोई है, लेकिन ये किस्सा गोई फलीभूत भी हो रही है। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूँ, मैं उन्हें पढ़ रहा हूँ, आप उन्हें पढ़ रहे हैं। ये बातें जब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, तो हाँ, अभिभावक को समाज भी आगे आए। मैंने यही कहा कि इनको इस तरीके से काबिल बनाया जाए। और डेरों पे और ये सब है कि थोड़ा सा जरायम पेशा भी अधिक होने लगा है, पुलिस भी अधिक दखलंदाजी नहीं करती। खैर वो कानूनी फैक्टर है, हम उधर नहीं जा रहे हैं। लेकिन जितने भी हमारे NGOs हैं, ये अभी काम कर रहे हैं कई लोग, कि ये लोग आगे हैं और इन्हें मुख्य धारा में लाएं कि हाँ, तुम दिन भर अपना पेशा करो। देखिए, साहलक का सीजन लाइफ टाइम, मतलब पूरे साल भर नहीं चलता। साल के लिमिटेड होते हैं महीने, 3 महीने 4 महीने, जिसमें ही हर टेंट वाला, हर बैंड बाजा, बारात और सब कुछ काम करने वाला होता है। यही किन्नर का टाइम होता है काम करने का। उसके अलावा तो वो 6-8 महीने खाली हैं। मैं कह रहा हूँ, आप उन्हें भी छोड़ दिए, साल के 3 महीने भी अगर हम उन्हें दस्तकारी और ये सब चीज़ें सिखाएंगे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम, मेरा आगे बढ़ने का काम है। किन्नर समुदाय से काबिल योग्य हैं। जी हाँ, लिंग भेद भी है। मैंने कहा सर, लिंग भेद तो इस समय देखा जाए पूरे समाज को फेस करना पड़ रहा है। और भी बहुत सारे भेद हैं जो समाज को फिर फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन आएंगे हम और आप भी आगे। इन बातों को केवल रिप्लाईज में या कमेंट्स में लिखकर ही हम ना छोड़ें। मेरा ये मंतव्य है, मेरी ये सोच है। अगर आज मेरा कुछ भी बात आपको अच्छी लगे तो कम से कम, पीछे एक बड़ा अच्छा आया था कि हम लोग इनको नौकरी दें, कहीं आगे बढ़ाएं। लेकिन इससे पहले इनको इतना मजबूत कर दें कि हाँ, ये 4 लोगों के सामने अपनी बात करने में सफल और सबल हो सके। वो सफलता कैसे आएगी? वो सर अध्ययन से ही आएगी। शिक्षा ही सबसे बड़ी कुंजी है समाज को बदलने की। चाहे आप किसी भी देश का इतिहास उठा के देख लीजिए, स्वतंत्रता की 12 खड़ी उठा के कुछ देख लीजिए, 12 खड़ी से ही हमारे 12 महीने बदलने हैं जीवन में। मेरा ऐसा मानना है। बहुत कम समय मेरे पास रह गया है। इसके बाद गिरजा जी के ही घर में बैठा हूँ, ये प्रसारण वहीं से हो रहा है। अब गिरजा जी आपके बाद आएंगी। बहुत सारे प्रश्न है। अच्छा, नकली किन्नर और असली किन्नर में क्या अंतर है? जी हाँ सर, देखिए, बहुत सारी बातें सर नज़रें बता देती हैं। किसी की पंक्ति है ना, यकीन मारिए साहब, यकीन ने मारा है। यकीन मानिए, यकीन ने मारा है। तो हमें खुद भी देखने से यकीन हो जाता है कि इसके अंदर कितनी कला ईश्वर की उतरी हुई है, या ईश्वर ने इसको कैसा क्या बनाया है। तो पहचान कोई ऐसी मुश्किल भी नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें भेद खोल जाती हैं। लेकिन अब ये बात मुझे महसूस होती है, जितना मैंने इधर अध्ययन किया, कि असली किन्नर संख्या में कुछ कम होते चले जा रहे हैं, या वो सामने नहीं आना चाहते, या अपना वो एक लिमिटेड दायरे में है। और मतलब वही बात है, जहाँ खालिश घी नहीं मिलता, फिर वहाँ दूसरा वनस्पतियाँ राज करने लगती हैं। धीरे धीरे वनस्पति घी आने लगता है, डालडा घी आने लगता है। यही हुआ कि और लोगों को मौका मिला है। बहुत सारे सीरियल्स ऐसे टीवी पे भी दिखाते रहते हैं कि नकली किन्नरों ने जरायम पेशा, लेकिन आप देखिएगा वो जरायम पेशे में ज़्यादा रहेंगे। और जो असली किन्नर है वो अपना मूल काम कभी नहीं छोड़ते हैं। यानी आप उन्हें कुछ दें या ना दें, वो तब भी आपको दुआ जरूर दे जाएंगे। और नकली किन्नर दुआ के साथ साथ आपको दगा भी देंगे और कहना है दुखा भी देंगे आपको। मतलब तो जो जिसके मुंह से जहाँ दुआ निकलती है ना, तो वो असलियत और नकलियत की पहचान दर्शा ही देती है। काफ़ी कुछ करने का प्रयास, अब पूरे समाज को आगे आना चाहिए। जी हाँ विकास जी, बिल्कुल आगे आना चाहिए। मैंने कहा ना, साहित्य समाज को ही आगे बढ़ाता है धीरे धीरे। एक बहुत बड़ा पक्ष है। तो आप जैसा प्रकाशन हो, और बहुत सारे लेखक हैं, पाठक हैं, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स ने लिखा है, काम किया है, ये सभी आगे बढ़ाएंगे। विमर्श तो ये बन गया है, मैं कहूँ ये विमर्श नहीं बन पाया। अब विमर्श आगे ले जाने का, देखिए, विमर्श लेखक बनाते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम पाठक, समीक्षक और लोग करते हैं। लेकिन फिर समाज को आगे आना पड़ता है ना। एक लोकगीत बनाता कोई है, 4 लोग सुनते हैं, धीरे धीरे वो पूरी दुनिया में मशहूर होता है समय के साथ, लेकिन उसे समाज मदद करता है उसकी। तो यहाँ समाज की ज़रूरत है। ऐसे ये लोक साहित्य देख लीजिए, लोक संगीत देख लीजिए, इकाई से वो दहाई, और फिर उसके बाद पूरी कहना चाहिए दुनिया आती है, सारी खुदाई आती है। इकाई से दहाई और फिर खुदाई। तो ये खुदाई तक जाने का जो तरीका है वो तभी आ पाएगा जब समाज साथ दे इसका।
सामने बहुत कम दिखते हैं, फिरोज खान जी कह रहे हैं, मैंने भी यही कहा, क्योंकि दुआ उतरती है, मैंने कहा ना, और उतरी हुई चीज़ इतनी जल्दी किसी को नहीं मिल सकती, कबीर हर कोई नहीं बन सकता। ये है कि बात वही है। मेरा बहुत समय कम रह गया है, शायद एक आध मिनट, वरना फिरोज जी मुझे तुरंत अभी टोक भी सकते हैं कि रिश्तों में भावनाओं को देखो, संभावनाओं को नहीं, है ना, तभी रिश्ते बरकरार रहेंगे। ये बड़ी एक प्यारी पंक्ति मुझे लगती है, खूब चल रही है आजकल। तो भावनाएं आएंगी कहाँ से? भावनाएं हमारी तो अंदर से आएंगी ना। हम उन भावनाओं को बढ़ाएंगे आगे, तभी हमें उस किन्नर में कुछ संभावनाएं भी नजर आएंगी। हम पहले ही हंसने लगेंगे, देख 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 कौन जा रहा है, देख फला जा रहा है, उल्टे सीधे नामों से पुकारेंगे, तो वो भावनाएं जब हमारी दूषित होंगी तो संभावनाओं की तरफ बढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं पड़ता। तो पहले भावनाओं को देखिए, तभी वो संभावनाएं बनाएंगे, संभावनाएं आगे बनाएंगे। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हर विमर्श धीरे धीरे देश का, प्रांत की सीमाओं को पार करके दूर तक जाएगा। और विदेशों में तो ऐसा है भी, नॉर्मली रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे देश हैं, वहाँ का कभी शायद ऐसा कोई किस्सा पढ़ने सुनने को ना मिला हो सकता है हमारे तक ना पहुँच पाया हो, लेकिन मुझे लगता है वहाँ एजुकेशन का बोलबाला है, शिक्षा है, तो शिक्षा के रतन से उनकी जीवन जगमगा रही है। विमर्श बनाते हैं या विमर्श लेखक बनाते हैं, या पीड़ा जिसके अनुरूप लेखक बनता है, स्पष्ट करें। विमर्श सर बिल्कुल ठीक बात है। पहले हम पीड़ा देखते हैं, पीड़ा तो हर कोई देख रहा है समाज में, आजकल भी आप देख रहे होंगे, लॉकडाउन में हम कितनी कितनी समस्याएं देख रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भावपूर्ण हृदय होते हैं जो उसको शब्दों में उकार के रखते हैं। जैसे अभी पीछे किसी ने क्वेश्चन किया, सर कहानियां बहुत आ रही हैं किन्नर विमर्श पर, केवल कथानक बन रहे हैं, तो मैंने कहा कथानक से ही तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी। तो पहले हमने कोई चीज़ देखी, कोई दुख देखा, कोई व्यग्रता देखी, वाल्मीकि तक मैं पहुंचता हूं, बल्कि वही उन्होंने कौश पक्षी को गिरते देखा तो पूरी रामायण की रचना कर डाली, आदि कवि कहलाए। पीड़ा ही तो देखी ना उन्होंने, कि मां निषाद करके जो श्लोक उन्होंने लिखा। आज हमने पीड़ा देखी, हमें महसूस हुआ नहीं, हम इस पर कहानी, लघु कथा लिख सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं। तो जब साहित्य जमा होता है, परिमाण में आता है, तो वो धीरे धीरे अपना रास्ता बनाता है। उसने अपना विमर्श बनाया, विमर्श बनाया, विमर्श का मतलब एक मुद्दा बना, मुद्दा बना सर। तो अगर मुद्दा बन गया है तो बात उछलेगी तो दूर तक जाएगी, फिर लोग अंजाम भी पूछेंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि धीरे धीरे ये गाड़ी अपने रास्ते पर चल पड़ी है। भले अभी लॉकडाउन में कम है, लेकिन इस लॉकडाउन में इस विमर्श को बहुत लाभ हुआ है, मैं कहूँगा। हमारे वांग्मय पत्रिका के संपादक महोदय, बार बार नाम क्या लूँ, हमारे फिरोज भाई, बल्कि इन्होंने पहला उपन्यास मुझे आज से 4 साल पहले भेजा था। मैंने कहा किन्नरों पे यार कैसा उपन्यास होगा, कौन पढ़ेगा, विश्वास मानेगा, मैं उसे छुपा छुपा के पढ़ता रहा घर पर, कवर चढ़ाया और कोई घर पे देख ना ले। लेकिन पढ़ा तो मुझे लगा नहीं, ये उपन्यास पढ़े बिना जीवन सफल नहीं था, और इस पर लिखे बिना आगे बात नहीं बनेगी। मतलब शायद 2 दिन में मैंने लिखने का कुछ प्रयास भी उस पर किया, तो ये मेरे अंदर मुद्दा ही तो बना ना, मेरे अंदर, मतलब किसी भी पाठक के अंदर। फिर वो बात लेखक तक जाती है, लेखक इन बातों को और सच्चाई से लाना चाहता है। हो सकता है उन उपन्यासों में कुछ बातें रियलिस्टिक ना रही हों, वर्चुअल रही हों, लेकिन वर्चुअल से ही तो बातें रियलिस्टिक बनती हैं। आज इन पर खूब सारे शोध कार्य भी हो रहे हैं, शायद 150 के करीब पीएचडी हो रही है। तो मेरे जितने बात शोधार्थी बंधु सुन रहे हैं, मेरे छोटे भाई बहन हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, मैं ये चाहूँगा केवल किताबी ज्ञान अर्जित ना करें, मतलब उसको लाइवली आप उस पीड़ा को जाकर देखें। अगर 150 पीएचडी हुई, उसका आधा भी कर लीजिए, 70-75 किन्नर को भी आपने अगर कहीं पढ़ाने की कोशिश करी, मैं कह रहा बड़े किन्नर भले ही आपसे ना जुड़ पाए, ना पढ़ पाए, लेकिन उनके डेरे में कोई ऐसे छोटे बच्चे रहे होंगे, आप उनकी एक एक शिक्षा का भार संभाल लीजिए। उन्होंने आपको पीएचडी कराने में कहीं ना कहीं दुआ दी है, तो आपको इस चीज़, आप उन्हें इतनी मदद करिए कि हाँ शिक्षा, मैं एक बात शिक्षा पे ही जोर दे रहा हूँ, खुद भी शिक्षक हूँ मैं, तो मेरा ऐसा मानना है शिक्षा बढ़ेगी तो सब कुछ आगे बढ़ेगा। मेरा कल थोड़ा तबीयत खराब थी, रात में बहुत तेज जुकाम था, अभी भी, इसलिए बोलने में दिक्कत है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी जरूर रहूँगा आप लोगों से, ठीक है। अंत में बस एक बात से अपनी बात खत्म करता हूँ। इंग्लिश में बड़ी अच्छी कहावत है कि गुड लीडर्स क्रिएट लीडर्स और बैड लीडर्स क्रिएट फॉलोवर्स। ये बात मैं अपने फिरोज भाई के लिए कह रहा हूँ, मेरे गुरु समान है, हालांकि मेरे भाई भी हैं, कि केवल खुद संपादन करते रहते या खुद सब कुछ करते रहते तो नहीं होता। उन्होंने हम जैसों को भी आगे आने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया, हम लोगों का संकोच दूर किया, तो वो वास्तव में गुड लीडर्स हैं। गुड लीडर्स क्रिएट लीडर्स एंड बैड लीडर्स क्रिएट फॉलोवर्स। उन्होंने केवल फॉलोवर्स नहीं बनाए हैं। और मुझसे भी एक बार पूछ रहे थे कुछ कहानी वानी लिख दो यार, इस पे लघु कथा की तैयारी करो, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। मैंने कहा वो भी मैं देखूंगा, कभी मेरा प्रयास होगा तो होगा, लेकिन अभी पढ़ने के लिए इतनी अच्छी चीज़ें हैं मेरे पास, अभी मेरी व्यथा वहीं जुड़ने दीजिए। कहने का क्या मतलब है कि एक दूसरे को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि ये पढ़िए, उस पर लिखिए, वो जानिए, वहाँ तक जाइए, तो ये विमर्श ही तो फैल रहा है ना, ये एक मुद्दा ही तो उछल रहा है ना।
धीरे धीरे इस पर काम होगा। हम बहुत जल्दी, हमारे इंडियंस में मैंने देखा खास बात है, हालांकि पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए, हम बहुत जल्दी एकदम तीर निशाने पे भेज देना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता, कुछ बातें बहुत धीरे 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 समय लेती हैं, बहुत धीरे धीरे अनफोल्ड होती हैं खूब सारी चीज़ें। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा, मेरी अंतिम बात है, फिर सभी को प्रणाम है, कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल। विलियम वर्ड्सवर्थ एक अपने कब्रगाह में घूम रहे थे, उनके दादा परदादाओं की कब्र थी, लोग उनकी हंसी उड़ा रहे थे, वर्ड्सवर्थ कितने पढ़े लिखे हो तुम, देखो, और कहाँ इन मतलब डेड बॉडीज़ के बीच में घूम रहे हो, दादा परदादा तुम्हारे सब अनपढ़। उन्होंने बड़ी लंबी कविता लिखी, एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, गाँव के कब्रिस्तान में लिखी हुई कविता, लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल, कि उनके छोटे छोटे कामों का अपमान हमारी महत्वाकांक्षाएं ना करें। हमारा जीवन महत्वाकांक्षी है, हमारे जीवन में सारी सुख सुविधाएं हैं, हम शरीर से भरे पूरे हैं, तन मन धन से भरे पूरे हैं, लेकिन अगर हम एक टुकड़ा उनकी एम्बिशन के प्रति भी समर्पित कर देंगे तो मुझे लगता है बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे मुझे ऐसा मालूम है। भाई फिरोज अहमद जी के लिए, वांग्मय पत्रिका के लिए, विकास प्रकाशन के लिए, आपका हलीम डिग्री कॉलेज से मुझे नाम ही सुना है, लेकिन वहाँ के समस्त स्टाफ के लिए भी, कि आप फिरोज भाई को इतना अच्छा काम करने भी आगे देते हैं, मतलब नए नए मुद्दे वो निकाल कर लाते हैं। और इसके बाद जितने भी यहाँ श्रोतागण हमारे बैठे हैं, कई मेरे मित्रगण भी हैं, सभी कुछ हैं। अच्छा नितिन, तू भी पहली बार फेसबुक पे लाइव आएगा, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी बात थी कि हाँ चलिए, और बहुत सारी बातें हो सकता है भावावेश में मैंने ऐसी कही हूँ जो रियलिस्टिक ना हो सकें, लेकिन हम विचार करें तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, फिर देख खुदा क्या करता है। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।